फर्स्ट ईयर। आज मैं आपसे कवकों में जनन के बारे में बात करूंगी। पिछली बार में हमने पोषण के बारे में बात किया था। फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन, या नई संतति का जो निर्माण होता है उसको हम जनन कहते हैं। हायर प्लांट्स में, हायर ऑर्गेनिजम्स में अधिकांशतः सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कवक हैं, फंजाई हैं, उनके अंदर कई तरह से हो सकता है। तो हम इनको हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक प्रजनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक प्रजनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रजनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो थैलस होता है फंगस का, उसके कोई भी पार्ट से स्पोर्स बन सकते हैं या कुछ संरचनाएं बनती हैं, तो उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ स्पेशल संरचनाएं कुछ स्पेशल ब्रांचेस पर बनती हैं, सो दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली 3 प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लाज्मोगेमी होना चाहिए, मीन्स साइटोप्लाज्म का मिक्सिंग होना चाहिए, न्यूक्लियर फ्यूजन होना चाहिए, मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस का फ्यूजन होना चाहिए, और देन किसी न किसी स्टेज पर उसमें मेयोसिस होना चाहिए। ये 3 असेंशियल स्टेप्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इसके बारे में हम डिटेल्स में और बाद में बात करेंगे। अभी हम बाकी रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को अगर आप देखेंगे तो इसमें मोटे तौर पर 4 बेसिक हैं। एक फ्रेगमेंटेशन है, बहुत आसान है क्योंकि माइसीलियम जो होती है वो ब्रांच्ड होती है, तो कहीं ना कहीं पे या तो किसी मैकेनिकल तरीके से या कोई इंसेक्ट का बाइट से या डीके हो जाए पुराना फंगस, तो जो ब्रांचिंग पैटर्न पर आ जाए ब्रांच पर, तो वहाँ से वो 2 टुकड़े अलग अलग हो जाते हैं और हर टुकड़ा नया थैलस बनाता है। इनफैक्ट जब हम लैब में कल्चर करते हैं फंगस, तो हम यही काम करते हैं। हम फॉर्सेप्स से माइसीलियम का एक पीस उठाते हैं और उसको मीडियम के ऊपर रख देते हैं और नया हमको थैलस मिल जाता है। सेकेंड टाइप जो है वो है आर्थ्रोस्पोर्स। आर्थ्रोस्पोर्स जो फंगस का टिप होता है उन ब्रांचेस पे बनते हैं। उसमें रिपीटेड सेप्टेशन होता है, लेकिन सेप्टेशन जो है आमतौर पर एक बनता है जनरली, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल नज़दीक नज़दीक में 2 सेप्टेशंस बनते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो ऊपर का फ्रेगमेंट है वो जो माइसीलियम का हिस्सा है उसमें बहुत सारे सेल्स की एक लाइन बन जाती है, और ये जो स्पोर्स होते हैं इनको हम आर्थ्रोस्पोर्स कहते हैं। अगर म्यूसिलेज में एम्बेडेड हों तो इनको ऑइडिया भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका है जियोट्राइकम, तो कुछ लोग इसको ऑइडिया बोलते हैं, कुछ लोग आर्थ्रोस्पोर्स बोलते हैं। ज़्यादातर लोग आर्थ्रोस्पोर टर्मिनोलॉजी तब यूज़ करते हैं जब ये ड्राई पाउडर के जैसे होते हैं, और अगर उसमें हो, म्यूसिलेज में हो, गीला हो, तो ऑइडिया कहा जाता है। देन तीसरा टाइप जो है वो क्लामाइडोस्पोर है। क्लामाइडोस्पोर कवक जो होते हैं उसके माइसीलियम के सेल्स में बनता है, एक इंडिविजुअल सेल में। सबसे पहले ये जो है ये एबनॉर्मल कंडीशंस के लिए बनते हैं, जैसे ड्राई कंडीशन आ गई, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, पानी सूख गया जहाँ पर ये पाए जाते हैं, तो वहाँ पर ये बनते हैं। और सेल के अंदर वो फूड स्टोर करते हैं उस ड्राई पीरियड के लिए, प्लस इसकी चारों तरफ में एक बहुत मोटी वॉल बन जाती है। तो हाँ, एक सेल से एक क्लामाइडोस्पोर बनता है जनरली। ये बिखरे हुए हो सकते हैं, टिप के ऊपर हो सकते हैं, चेन में हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये रेस्टिंग स्पोर्स हैं जो कि एबनॉर्मल कंडीशन को टाइड ओवर करने के लिए बनते हैं। जैसे ही एबनॉर्मल कंडीशन चली जाती है, इनका अंकुरण होता है और नया माइसीलियम बन जाता है। चौथा मेथड जो आप जनरली बाइनरी फिशन बैक्टीरिया में पढ़ते हैं, और ये जनरली एक कोशिकीय जो फंगस होती है जैसे यीस्ट है उसके अंदर पाया जाता है, कैंडिडा है उसमें पाया जाता है। इसमें जो कोशिका होती है वो 2 बराबर भागों में बट जाती है। ठीक है, और हर एक जो कोशिका होती है वो फिर से एक नया सुकाय बना सकती है, थैलस बना सकती है। बडिंग के अंदर ये यीस्ट में पाया जाता है, यू विल सी द इमेज ऑल्सो। बडिंग के अंदर यीस्ट में न्यूक्लियस एक साइड में आ जाता है, जो पेरेंट सेल होता है उसमें, और फिर उस न्यूक्लियस के पास वाली जगह से एक छोटा सा आउटग्रोथ निकलता है। ठीक है, जैसे आप बलून फैलाते हैं, छोटा सा आउटग्रोथ निकलता है, फिर धीरे धीरे आप वहाँ और बढ़ते जाते हो तो बढ़ता जाता है। इसी तरह से वो जो बडिंग निकलती है, आउटग्रोथ निकलती है, वो बढ़ती जाती है।
न्यूक्लियस डिवाइड करता है और उसका एक जो प्रोजेनी होती है, दो में से एक न्यूक्लियस जो होता है वो उस मुकुलन में या बड में चला जाता है। ठीक है, इस तरह से। और जो बड से बना है वो फिर से नया सेल बना सकता है। तो इसकी वजह से कई बार इसमें सूडोमाइसीलियम भी बन जाता है, क्योंकि जितने भी बड से सेल बने हैं अलग अलग जगह पर बन सकते हैं और उनसे फिर से वापस से नए सेल बनते हैं, तो ऐसा लगता है माइसीलियम जैसा। इसी प्रकार से कुछ कवकों में जेमी भी पाई जाती है, या फिर स्क्लेरोशियम जैसे क्लेविसेप्स में हार्ड हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सींग के नुमा छोटे छोटे स्ट्रक्चर संरचनाएं होती हैं जो मिट्टी में गिर जाती हैं और थिक वॉल्ड होती हैं, लेकिन बाद में जब समय आता है पानी एब्जॉर्ब करती हैं और उनमें से फिर संरचनाएं निकलती हैं जो कि फंगस को ग्रो करने में हेल्प करती हैं। इसी प्रकार से जैसे आर्मिलेरिया एक फंगस है जो कि वुड रॉटिंग फंगस है, जड़ों में पाई जाती है और ये भी पतली पतली जड़ों जैसी संरचना बनाता है जिसको राइजोमॉर्फ कहते हैं। तो कभी कभी ये राइजोमॉर्फ्स भी मदद करते हैं। अगर इसको राइजोमॉर्फ के आप टुकड़े काट दीजिए और उसको अलग अलग जगह पर रख देंगे तो हर जो पीस है वो एक नया थैलस बनाता है। क्या हुआ?